रहते हैं। इसे जल्दी बच्चों आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी चिंता एकदम मत करो। फिर भी कोशिश करो कि जो भी हम आपको बताएं उसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लो। ठीक है, तो अभी 2 मिनट रुक जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे लगता है आप सब लोग आगे होंगे। बस हम फिर आपको दोहरा दें कि जो भी हम बता रहे हैं उसका पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगा। और पॉलिटी में थोड़ा अपडेट करना होता है, इसलिए कई बार थोड़े 1-2 दिन समय लग सकता है, लेकिन सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके निश्चिंत रहो। फिर भी जो आपको हम बताएं वो अपनी कॉपी पे आप लिखो जरूर, क्योंकि देखो अपनी बात में लिखी गई चीज़, जो अपने हाथ से लिखी गई चीज़ होती है वो हमेशा आपको ज़्यादा याद रहेगी, वो कंफर्टेबल होगी, इसलिए अच्छे से लिखो, उसको एक नोट्स भी बना लो। और अब हम देखें कि कल वाली बात हम आगे बढ़ाएं, समानता का अधिकार। और ये भी आपको बता दें कि समानता के अधिकार में जो आर्टिकल 15 है, उससे अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन वगैरह बहुत कम आए हैं, 15 मतलब न के बराबर है, 14 से आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो सारे प्रश्न आपको 14, 19 और 32 से दिखेंगे, ये 3 आर्टिकल से 99% सवाल। तो फिर भी हम हर बार को देखते हैं, हमारे लिए तो हर इम्पॉर्टेंट है हर आर्टिकल। और ये आप देखोगे कि जहाँ समानता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 में आएंगे। अब अनुच्छेद 16 में हमेशा आरक्षण का मामला है, और आरक्षण के मामले पे आप बच्चों बोलना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। तो आप जानते हो कि आरक्षण बिना विवाद का विषय है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखोगे, आरक्षण के विवाद से अनुच्छेद 16 से सवाल लगभग नहीं आते। मेंस में तो कभी नहीं आता, पीटी में एक आध बार कभी पूछ लिया गया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जहाँ से बहुत विवाद है, बहुत चीज़ें हैं, वहाँ से सवाल एग्जामिनर कम पूछता है। हाँ, ये बात बड़ी इसके साथ ये भी ध्यान रखने की बात है, बल्कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जो संवैधानिक संस्था है, उनसे सवाल बार बार पूछा जा रहा है, जबकि बड़ी बेसिक्स है। आरक्षण जितना विवादास्पद है, और चूंकि इसका मतलब भी है, कई बार आरक्षण के सारे मामले एक न्यायपालिका दूसरी न्यायपालिका में पड़े हुए हैं। इस विवाद के कारण भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन जरा हम विवाद देख लें कि आखिर में विवाद है क्या, आरक्षण का मामला क्या है, क्योंकि ये भी हमें जानना चाहिए कि हो सकता है कोई विषय बड़ा इंटरेस्टिंग हो लेकिन एग्जाम के हिसाब से इतना महत्वपूर्ण ना हो। तो अनुच्छेद 16 यानी समानता की बात को हम आगे बढ़ा दें, तो आप ये बात तो हम बार बार आपको बता चुके हैं कि अनुच्छेद 16, पहले हम याद दिला दें आपको कि अनुच्छेद 16 में है क्या। और अनुच्छेद 16 में भी कई चीजें पहले से थी, कुछ बाद में जोड़ी गई, क्योंकि हमारा संविधान तो चलता रहता है, लोगों की मांग बदलेगी, सरकार बदलेगी, उसके हिसाब से चीजें भी चेंज होती है। अब आप देखोगे अनुच्छेद 16 में जो बात कही गई है आर्टिकल 16 में, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में आप जानते हो कि हमारे यहाँ पहला मामला तो यहीं शुरू होता है, सबके साथ समान व्यवहार, सब समान सब समान। उसके साथ भेदभाव भी होता है, क्योंकि वंचित वर्गों का उत्थान करना है, ये आपको हर जगह दिख जाएगा। यानी समानता के साथ भेदभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी समानता के साथ संरक्षण वंचित वर्गों का आपको मिलेगा, चाहे अनुच्छेद 15 देखो, 16 देखो। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट निरपेक्ष नहीं है, वो प्रतिबंधों के अधीन है। यानी एक व्यक्ति के अधिकार ज्यादा बड़े होंगे या सामुदायिक हित, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला जाता है। और अगर एक व्यक्ति के अधिकार को आप असीमित कर दोगे तो समुदाय का हित खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आरक्षण देना चाहते हो, सामुदायिक हित की बात आती है, और नौकरियों में समानता दे रहे हो तो एक व्यक्ति के हित की बात आती है। इसलिए बार बार संरक्षण का मुद्दा कहीं कहीं डिबेट में आ जाता है। फिर हम शुरुआत करें अनुच्छेद 16 के क्लॉज 1 में जो बात लिखी गई है कि राज्य के द्वारा, और अब हमें लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि राज्य का मतलब क्या होता है। राज्य का एक ही मतलब होगा फंडामेंटल राइट में, जो हमने अनुच्छेद 15 में आपको बता रखा है। तो राज्य का मतलब फिर वही संसद, संघ की कार्यपालिका, पंचायती राज, नगर पालिका, उसके बाद
विश्वविद्यालय जो केंद्रीय है, एम्स है, वो सब राज्य में आएगा। तो राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में, नियुक्ति एवं रोजगार में सभी नागरिकों को, अब दोस्तों ये बात तो बड़ी ध्यान देने की है कि यूक्रेन का कोई व्यक्ति आके हमारे यहाँ नौकरी तो नहीं कर सकता। कि यूक्रेन का व्यक्ति कोई घूमने आया और तब तक वहां लड़ाई चल गई तो सोचा चलो यार गोवा में रह रहे हैं तो कोई सरकार की नौकरी भी कर ले, तो ये विदेशियों को सुविधा नहीं मिलती। लेकिन हमारा जो नेपाल के साथ संबंध है, भूटान के साथ संबंध है, बड़ा खास किस्म का है, और नेपाल के साथ तो बड़ा खास किस्म का रोटी बेटी का संबंध है। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नेपाल के लोगों को भारत की सरकारी सेवाओं में नौकरी का अधिकार है, यद्यपि वो भारत के नागरिक नहीं है। तो बड़ा दिलचस्प मामला हो जाता है। लेकिन संविधान के हिसाब से देखेंगे तो हमारे यहाँ सरकारी नौकरी के बाद जब आएगी तो केवल नागरिकों की बात आएगी। तो राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, तो दोस्तों आपको याद दिला दें, नियुक्ति का मतलब है कि आपने नौकरी ज्वाइन कर लिया, अपॉइंटमेंट है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ज्वाइन करने के बाद जो फैसिलिटी आपको मिलेगी वो एम्प्लॉयमेंट है। यानी वेतन कैसा मिलेगा, भत्ता कैसे मिलेगा, आपको कैसे फंड सर्विस मिलेंगे, ग्रेट्युटी मिलेगी, उसमें कोई अंतर किसी से नहीं होगा, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। इसे राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। यानी फिर अवसर की समानता आ गई, तो आप जानते हैं समानता का मतलब ही अवसर की समानता होता है। अवसर की समानता होगी और दोस्तों इसका मतलब है कि हर व्यक्ति यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है, हर व्यक्ति एनडीए सीडीएस के एग्जाम में अपेयर हो सकता है। यहाँ पे अवसर की समानता का मतलब है कि कहीं ने जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इस बात को इसलिए अगले पार्ट में लिख दिया गया, इसलिए इस बात को क्लॉज 2 आर्टिकल 16 में और आगे बढ़ा दिया गया कि भी अवसर की समानता होगी। और हम बार बार आपको कहते हैं कि संविधान दोस्तों ये नहीं बताता कि हम सबको आईएएस बना देंगे, ना भाई, ये तो अपनी क्षमता की बात भी आएगी। लेकिन फॉर्म भरने से किसी को रोका नहीं जाएगा, कोई फॉर्म भरने से रुक जाएगा? फॉर्म सब भरें, एग्जाम सब दें, यह अवसर की समानता है। उसके बाद पास होना ना होना उसमें व्यक्ति की जिम्मेदारी तो बनेगी। अब दूसरी बात है, अनुच्छेद 16(2) में फिर इसी का विस्तार कर दिया गया। यहाँ पे ये संभावना भी हटा दी गई कि किसी तरीके की राज्य की सेवाओं में और राज्य के नियुक्ति रोजगार में कोई विषमता हो भी नहीं सकती, ये बात और लिख दी गई। जबकि कह दिया गया अवसर की समानता है, इसका मतलब विषमता नहीं होगी, बल्कि संविधान निर्माता हर बात लिखना चाहते थे। इसका कारण यह भी था कि जिस समाज को संविधान दे रहे थे वहां संविधान की परंपरा बिल्कुल नई किस्म की थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले संविधान था ही नहीं, तो पहले परंपराएं थी, प्रथाएं थी, और वो सभी के लिए समान अवसर नहीं देती। इसलिए इतनी बारीक बातें वो लिख देते हैं। जबकि आप कहेंगे कि सर ये तो बताओ सभी को नागरिक अवसर की समानता होगी, फिर दूसरी बात लिखने क्या मतलब है? लेकिन उन्होंने लिखा कि इसलिए राज्य के द्वारा और राज्य के अंतर्गत बात एक ही हो गई। इसका मतलब है राज्य के द्वारा अवसर की समानता दी जाएगी, राज्य की सेवाओं में अवसर की समानता दी जाएगी, दोनों चीजें शामिल हैं। इसका मतलब एक तो बात तय है कि प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्रों में हमारा संविधान अवसर की समानता की बात नहीं करता। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये बात बड़ा दिलचस्प है कि देखिए संविधान के बनने में, जिसमें संविधान बन रहा था उसमें सारे सार्वजनिक क्षेत्र का सरकारी उद्यम थे, ये सार्वजनिक उद्यम सरकारी कंपनियां थी। लेकिन 1991 के बाद उदारीकरण आ गया, भूमंडलीकरण आ गया। अब तो दोस्तों आप देखो एयर इंडिया को भी टाटा ने खरीद लिया। तो अब जरा सोच के देखो, एयर इंडिया में कोई नौकरी करने जाएगा तो यहाँ ये प्रावधान तो लागू नहीं होगा। तो ये बड़ा चैलेंज है, जो विचार का विषय है। भाई संविधान कई बार कह दिया कि राज्य के अंतर्गत, राज्य के द्वारा, दोनों बातें हैं कि नियुक्ति रोजगार में समानता होगी तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो आपके साथ समानता होगी। लेकिन क्या ये समानता एयर इंडिया में होगी? क्योंकि अब तो निजी क्षेत्र ने ले लिया। तो ये चैलेंज है जो हमारे संविधान निर्माता शायद उसमें नहीं समझ पाए थे, समाज ऐसा बदलाव हो जाएगा। दोस्तों यही तो खास समाज का बदलाव है।
हाँ, अब इसलिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि क्यों न हम प्राइवेट सेक्टर में भी ये लागू करें। अब उसकी तमाम चुनौतियां हैं। फिर भी आर्टिकल 16(2) में बात कही गई राज्य के द्वारा और राज्य के अंतर्गत, दोनों बातें हैं। राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में, यानी सरकारी नियुक्ति एवं रोजगार में केवल नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति। दोस्तों, जब भी आप संविधान में अंतर करोगे तो धर्म, जाति, प्रजाति तो हर आर्टिकल में लिखा होगा। जहां जहां ऐसे शब्द आते हैं जहां भेदभाव को मना किया गया है, याद करने का सटीक तरीका है, ये 3 तो हर जगह आपको दिखेंगे, रिलीजन, कास्ट एंड रेस। उसके अलावा कुछ चौथा एलिमेंट अलग हो सकता है। 3 तो हर जगह दिखेंगे। ये तो अनुच्छेद 15 में भी थे। उसके बाद लिंग, जन्म स्थान, इतनी बात तो अनुच्छेद 15 में भी थी। इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 16 में 2 चीजें और जोड़ दी जा रही हैं। वो है रेजिडेंस, निवास और अवजनन या डिसेंट। ये 2 चीजें और जोड़ दी गई आर्टिकल 17 में। डिसेंट या अवजनन के आधार पर या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आप देखो दोस्तों, हर जगह आप आर्टिकल 14 को यूज कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 14 पहला कहता है भाई सबके साथ समानता। तो सरकारी नौकरियों में राज्य के अंतर्गत सबके साथ समानता है। इसीलिए दोस्तों, धर्म, जाति, प्रजाति, कई बार तो ऐसा दिखता है। बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि अब हमारा संविधान कहता है सरकारी नौकरियों में सबके साथ समानता होगी, इसके बावजूद महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। ये बड़ी चौंकाने वाली बात आपको लगेगी। इसलिए कई बार लगता है समाज की परंपराएं हावी हो सकती हैं। और कई बार दोस्तों तो ऐसा हो सकता है कोई समुदाय बेचारा पढ़ा लिखा ही ना हो, संविधान तो कह रहा है भाई और सबके साथ समानता, सबके साथ समानता। इसलिए कई बार सामाजिक व्यवस्था भी इन बातों को व्यवहार में लाने से कई बार चैलेंज पैदा होता है। अब आप पूछेंगे सर ये बताओ, ये निवास तो समझ गए कि ठीक है हम कहाँ रह रहे हैं, निवास है, रेजिडेंस है। रेजिडेंस की बात की गई है, रेजिडेंस की बात की गई है, इसका मतलब है डोमिसाइल की बात नहीं है। यानी कहाँ परमानेंट रूप में आप रह रहे हो, डोमिसाइल है। लेकिन रेजिडेंस हमारा 4 जगह हो सकता है, डोमिसाइल तो एक ही जगह होगा। डोमिसाइल का मतलब हमारा स्थायी निवास, और रेजिडेंस का मतलब है कि आज हम दिल्ली हैं तो कल बेंगलुरु हैं तो परसों मुंबई है, ये हमारी मर्जी है। और आजकल तो लोग विदेशों में भी जा रहे हैं। तो सवाल ये फिर अवजनन, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है कि अब सवाल ये है कि कोई हमारे माता पिता कहाँ से हैं, हमारे वंशज। अवजनन को जो मामला होता है, डिसेंट का मामला है कि व्यक्ति की पहचान उनके एक वंशज भी है कि भैया कोई, और हमारे यहाँ तो पुर्तगाली भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए। तो क्या सरकारी सेवाओं में ये देखा जाएगा कि अमुक व्यक्ति का वंशज कौन है? तो उत्तर है नहीं। यानी हमारे यहाँ जो नागरिक हैं, तो राहुल गांधी अगर कल तो यूपीएससी फॉर्म भर नहीं सकते, एज खत्म हो गई। लेकिन राहुल भैया अगर यूपीएससी का फॉर्म देना चाहते तो ये नहीं पूछा जाता भैया उनकी माँ तो इटालियन है, ऐसा कैसे होगा। अदनान सामी भारत के नागरिक हो गए हैं, तो अदनान सामी का बच्चा अगर भारत में यूपीएससी एग्जाम देना चाहे तो ये नहीं पूछा जाएगा यार इनके पिता तो पाकिस्तानी मूल के थे, इनके दादा तो पाकिस्तान के थे। ये हमारे यहाँ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सोच के देखिए दोस्तों, संविधान निर्माता कितने सजग थे, व्यक्ति को कितना पहले रखते हैं, विवेक की बात करते हैं। यही तो कहा जाता है। इसलिए अनुच्छेद 14 को हर जगह दिखेगा सबके साथ समान व्यवहार। लेकिन फिर भेदभाव वाली बात आ जाएगी, क्योंकि अब सवाल ही है अगर सबके साथ ऐसा समान व्यवहार करेंगे दोस्तों तो एक प्रॉब्लम आएगी, जो अंग्रेजी शासन के जाने के बाद थी भी। तो प्यारे बच्चों, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो सब जगह एक जैसी थोड़ी थी। अरे जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो जो भारत में बड़े विश्वविद्यालय थे, वो था मद्रास में, कोलकाता में,
मुंबई में, और यहाँ तक कि यूपी के एक शहर में, प्रयागराज में। तो अंग्रेजों ने जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना रखी थी वहाँ के लोग पढ़ लिख गए, लेकिन बाकी पता चला कि छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, तो वहाँ लोग पढ़े लिखे उतने नहीं थे। यानी बच्चों, ये भी तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमने कह दिया कि भाई चलो ठीक है, सब नागरिक पूरे भारत में समान अवसर उनको मिल जाएंगे, लेकिन जो भारत अंग्रेजों ने हमें दिया था वो भारत बड़ा विषमता मूलक था। और इसलिए अब देखोगे वो ऐतिहासिक विषमता कई बार आज भी दिखती है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, क्योंकि विषमता ऐतिहासिक चली आ रही है। और कई बार तो राज्य के अंदर भी विषमता हो सकती है कि राज्य में कुछ भूभाग, कुछ ऐसी जगह लोग शहर में रहते हैं, पढ़ लिख गए, बाकी जनजाति समुदाय के लोग पीछे छूट गए, क्षेत्र विशेष लोग पीछे छूट गए। और सवाल ये है कि भाई ठीक है, अवसर की समानता आप दे दोगे तो सभी की सामाजिक हैसियत एक जैसी तो नहीं थी। इसलिए अब देखोगे अगले ही कदम पर हमारा संविधान बस यही बात करता है, यही बात 14 में देखिए, 15 में देखिए, फिर 16 में भी देखेंगे। पहले तो ये समानता व्यक्ति का ही है, कोई भेदभाव नहीं, कोई नहीं, सब बराबर दोस्तों। दोनों को अगले क्षण में जाके अंतर हो जाता है, क्योंकि हमें ये विषमता को ध्यान में रखना था। विषमताएं कई प्रकार के संविधान में बता दिए गए, और कई बार तो आजकल तो न्यायपालिका कह रही है भाई फिजिकल चैलेंज, ये भी एक विषमता है जो संविधान वाले शायद नहीं देख पाए थे। आजकल तो आप देखेंगे जो दिव्यांग है उनके लिए विशेष प्रावधान हो रहा है, लेकिन ये हमारे पहले ये नहीं माना जाता था कि शारीरिक अक्षमता भी बहुत बड़ा कारण होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने में रोकती है। इसलिए समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं। और अभी आप देखोगे बड़ा विवाद आ रहा है, जस्टिस सौरभ कृपाल, अभी उनको न्यायाधीश बनाने की बात चल रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जस्टिस सौरभ कृपाल जो हैं वो तो समलैंगिक संबंधों के समर्थक है, अब उनको कैसे राज्य के अंतर्गत ये पद दिया जाए। कई बार ऐसे विवाद आते रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, फिर भेदभाव देखो, हमारा संविधान हर जगह ये कहता है नहीं भाई भाई भेदभाव होगा। यद्यपि भेदभाव, आप याद रखो, भेदभाव दो प्रकार का होता है। एक भेदभाव होता है कि लोगों का शोषण करना है, एक भेदभाव होता है कि लोगों को उठाना है। भारतीय संविधान भेदभाव करता है लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, लोगों को उठाने के लिए, शोषण करने के लिए नहीं। अब इसलिए भेदभाव कहां शुरू हो गया? अब जैसे ही अनुच्छेद 16 के खंड 3 में आओगे वहां भेदभाव शुरू हो गया। यही तो है विधि का समान संरक्षण। इसे तो समझ के पढ़ो। जहां आरक्षण आएगा वहां समान संरक्षण हो जाएगा, जहां समान व्यवहार आ जाएगा, विधि के समक्ष समानता। तो उसको उदाहरण भी देख लो कि जहां दिव्यांगों के लिए कोई विशेष प्रावधान, समान संरक्षण। जहां संरक्षण का मतलब राज्य का सकारात्मक काम, तो वो हर आर्टिकल में दिखता है। इसलिए 14 मूल हो जाता है। 14 सारे बच्चे हैं, तो भाग 16 के खंड 3 में कह दिया गया कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में निवास को एक आधार बनाया जा सकता है। राज्य के अंतर्गत नियुक्त रोजगार में निवास, रेजिडेंस, आप देखोगे आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में मना किया गया है। रेजिडेंस कैसे होगा? रेजिडेंस के आधार भेदभाव नहीं कर सकते। यहां भेदभाव शुरू हो गया। निवास के आधार पर सेवाओं के किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है। इसका मतलब है, बात सीधी सी है, किसी क्षेत्र के स्थानीय निवासी को किसी सेवा में विशेष भेदभाव दिया जाएगा। लेकिन आप याद रखो दोस्तों, इसके लिए संसदीय विधि का निर्माण आवश्यक है। विधानसभा विधि का निर्माण नहीं करेगी। ये भेदभाव होगा, इसके लिए संसदीय विधि आवश्यक है। ये बात बड़ी ध्यान रखने की है। यानी ऐसा नहीं कि राज्य विधानसभा विधि का निर्माण कर देगी कि भैया भेदभाव कर लो, फिर तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उसके बाद कर्नाटका सब अपने ही विधि का निर्माण करने लगे।
और आप तो देखोगे अभी विधि का निर्माण तो नहीं हुआ था, हरियाणा सरकार ने कह दिया था कि निजी सेवाओं में केवल हरियाणा के स्थानीय निवासी ही भागीदारी करेंगे। कई बार ऐसा कर्नाटका ने कह दिया। तो कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं संविधान के दायरे में नहीं है, फिर भी लोग विवाद पैदा करने का प्रयास करते हैं। अब पॉलिटिक्स में तो आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में आरक्षण का विवाद तो बड़ा है। यानी एक तो आरक्षण का संविधान, दूसरा आरक्षण की पॉलिटिक्स। तो आरक्षण का संविधान में जो आरक्षण का संविधान का मतलब है संविधान में जो आरक्षण है, संविधान में आरक्षण का पर्पज कुछ और है, पॉलिटिक्स का पर्पज कुछ और है। इसलिए राज्य के अंतर्गत नियुक्त रोजगार में निवास के आधार पर इन्हीं सेवाओं में, यानी आप किन्हीं सेवा क्लास 1 सर्विसेज आईएएस में, पीसीएस में या उसके नीचे की सेवाओं में भेदभाव किया जा सकता है। यानी क्यों भेदभाव किया जाए? क्योंकि स्थानीय लोगों को हमें प्रेफरेंस देना है, स्थानीय लोगों को हमें प्रेफरेंस देना है इसलिए। लेकिन ध्यान में रखा गया कि इसलिए संसद विधि का निर्माण करेगी, नहीं तो क्या करेंगे, हर राज्य के लोग फिर तो ब्लॉक कर देंगे कि हमारे यहाँ दूसरे राज्य के निवासी सेवा में आए ही ना। जबकि हकीकत की बात है कि एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य में सेवा करने जाता है तो इससे राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़ती है, जो खासतौर पर सिविल सेवाओं में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कर्नाटका का है, वो सेवा कर रहा है उत्तर प्रदेश में, भाई ये तो अच्छी बात है, राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। लेकिन हमारे संविधान ये बात जानते थे कि क्षेत्रों के हितों को याद रखना है। और दोस्तों कहानी तो यहां शुरू होती है। आपने कई बार देखा होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी इसलिए बनी कि शिवसेना का नारा था लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ। क्योंकि महाराष्ट्र में पहले क्या था कि सारे दक्षिण भारत के लोग लुंगी पहनते हैं, तो दक्षिण भारत के लोगों ने ज्यादातर वहां पे सेवाओं पर नियंत्रण कर रखा था। तो मराठी वासियों को लगा कि यार ये देखो, ये केरला से लोग, तमिलनाडु से लोग आकर यहाँ पे महाराष्ट्र में नौकरी करेंगे। इसी कई बार कहते हैं भूमिपुत्र का आंदोलन, सन्स ऑफ द सोइल। कई बार आप कहते नहीं कि भूमिपुत्र, इसी बात को लेकर एक शब्द खूब आता है भूमिपुत्र, यानी जहां हम पैदा हुए उस जमीन पर पहले हमारा अधिकार होना चाहिए। जहां हम पैदा हुए उस भूमि पर पहले हमारा अधिकार होना चाहिए, भूमिपुत्र का आंदोलन। तो भूमिपुत्र का मतलब है कि भाई जहां हम पैदा हुए, इसका मतलब है कोई व्यक्ति अगर झारखंड में पैदा हुआ तो उसकी सेवाओं में पहला धरती का पुत्र वही है। आप कहें सर क्या बात कर रहे हो, धरती के पुत्र तो सभी है। ना मेरे प्यारे बच्चों, जो जिस जगह पैदा हुआ वो धरती का पुत्र है, बाकी बाहरी है। अब ये बड़ी विवादित का विषय है, कहाँ कौन बाहरी है। क्योंकि जब ये चर्चा होती है कि महाराष्ट्र में ये सब उत्तर प्रदेश के लोग बाहरी हैं, बिहार के लोग बाहरी हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अरे भाई मुंबई में पहले मछुआरे रहते थे, जितने लोग आए सब बाहरी हैं। तो ये बड़ा विवाद चलता रहता है कौन बाहरी है कौन अंदर ही है। लेकिन ऐसा आधार हमारा संविधान देता है, लेकिन हमारा संविधान ये नहीं कहता है भाई कि बाहरियों के साथ ऐसा भेदभाव करो। हाँ, जो स्थानीय निवासी उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। कारण यह है कि भारत में क्षेत्रीय विषमता बहुत ज्यादा रही है और यहीं से भारत में क्षेत्रवाद भी उत्पन्न होता है। क्योंकि क्षेत्र विशेष की बात, अपनी भाषा का सम्मान, अपने कल्चर का सम्मान, ये हमेशा मांग आती है भारत में, इतना विविधतापूर्ण देश है। तो अभी मामला हो गया आर्टिकल 16 क्लॉज 3। लेकिन दोस्तों जहां पर विवाद, जो विवाद का जड़ बना वो है क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16, तमाम जहां आरक्षण की बात आ जाती है। अब अनुच्छेद 16 के जो क्लॉज 4 में जो बात कही गई वहीं से बड़ा पूरा विवादों का पिटारा शुरू हो जाता है। और जरा हम देखेंगे कि ये विवादों का पिटारा क्यों आता है, उसके पहले हम संविधान थोड़ा देख लें कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में क्या लिखा गया है। क्योंकि यहां लिखा गया कि राज्य के द्वारा राज्य की अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में, फिर वही शब्द है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे, नियुक्ति एवं रोजगार में, राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति रोजगार में नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों
को, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा यदि यदि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। यदि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई। देखिए दोस्तों, यहां तक तो बात एक ही जैसी थी आर्टिकल 16 के, तो कई बातें तो एक ही जैसी हैं, एक दो लाइन तो एक ही जैसी मिलती है। राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्त में नागरिकों के साथ जो किन्हीं पिछड़े वर्गों को, दोस्तों क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में लिखा गया है सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों को। यहां सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों को, फिर लिखा गया अनुसूचित जाति जनजाति को। यहां केवल एक शब्द का प्रयोग है, इसलिए कभी तुलना कर लीजिए क्लॉज 4 आर्टिकल 15 से, क्योंकि ये आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है, विवाद में हमेशा रहता है। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सब पूछा जा सकता है क्लॉज 4 आर्टिकल 16 में क्या है, क्योंकि ये विवाद का विषय होता है, बहुत चर्चा में रहता है ये। तो नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा यदि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व क्या है, अपर्याप्त है। बात ध्यान रखने की है, यदि सेवाओं में उनका, अब सवाल यह है कि यही पर आरक्षण क्यों दिया जाएगा, कितना पर्याप्त माना जाए, मतलब पर्याप्त कितना माना जाए। भाई 100 नौकरी है तो कैसे पर्याप्त माना जाए, 10, 20, 30। अब इसी बात की व्याख्या करें। और जब हम पिछड़े वर्ग को न माने जाएंगे, तो दोस्तों जो पिछड़े वर्ग है वो सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग हैं। तो आप कहोगे सर ये बताओ अनुसूचित जाति जनजाति वो भी पिछड़े वर्ग हैं। तो अब यही इसी बात को हम आर्टिकल क्लॉज 4 ऑफ 16 को बढ़ा दे और फिर देखें कि आरक्षण का पूरा विवाद क्या है, आरक्षण क्यों होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल क्लॉज 460 आरक्षण की बात करता है। क्लॉज 415 ये कहता है विशेष उपाय किया जाएगा। विशेष उपाय में आरक्षण भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, विशेष उपाय तो स्पष्ट नहीं है। तो विशेष उपाय तो बड़ा शब्द है कि विशेष उपाय में आरक्षण भी दे देंगे, कुछ और कर देंगे। यहां तो केवल आरक्षण की बात है, रिजर्व किया जाएगा। तो अब जरा देख लें कि आखिर में आरक्षण क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना बड़ा विवाद है, और हम कुछ पॉइंट में बात को बताने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा तो हमें एकदम कॉन्क्रीट बात चाहिए, विवाद तो होता रहेगा, हमें 4-5 पॉइंट लिखना चाहिए। तो अब जरा देखा जाए, सवाल है कि ये आरक्षण का मामला है क्या, रिजर्वेशन का मामला है क्या। तो देखो दोस्तों, अगर रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं तो इसके पक्ष में भी कुछ कहा सकता है, विपक्ष में फिर हम संविधान पर आएंगे। एक सामान्य सी बात करें तो अभी आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव क्या बैटिंग किया दोस्तों, धनाधन मार के। तो सवाल ही है बीसीसीआई में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसका मतलब है अक्षय कुमार फिल्मों में चले गए, शाहरुख खान बड़े आप देखोगे दोस्तों जितने भारत में बड़े बिजनेसमैन हैं, एक आध दो छोड़ दो, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े फिल्मों में लोग हैं, प्रशासन में भी बड़े पदों पर गए, बड़े सामान्य परिवार से आगे बढ़े। कई लोग ही कहते हैं कि यार देखो आरक्षण के विरोध क्यों किया जाता है आरक्षण का, फिर हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन आरक्षण की शुरुआत में अगर हम देखें कि समर्थन और विरोध क्यों है, आरक्षण का फिर विरोध क्यों हो जाता है, और चूंकि संविधान ने लिखा है तो समर्थन की बात आनी पड़ेगी। समर्थन से पहले हम ये देख लें कि दोस्तों आरक्षण का विरोध क्यों हो जाता है। तो अब देखो बात एक ही है कि दुनिया भाई प्रतिस्पर्धा की है, तो कहा जाता है आरक्षण प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है। यानी दोस्तों एक ही बात है, अब नीरज चोपड़ा ज्यादा भाला फेंकेंगे गोल्ड मेडल मिलेगा, और कहा भी जाता है दोस्तों अगर मानव में प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी फिर तो मानव का जीवन अक्षम हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। कंपटीशन से लोग आगे बढ़ते हैं, सबका फायदा होता है। वो कई लोग कहते हैं देखो दोस्तों आरक्षण का विरोध क्यों किया जाता है, वो कहते हैं भाई देखो ये समानता के विरुद्ध है, भाई सभी को अवसर समान दीजिए, आप सभी को समान अवसर दीजिए। ऐसा ही क्यों आप कह रहे हैं कि भाई इनके साथ हम इनको आरक्षण दे देंगे, इसका मतलब फिर तो आपने अवसर की समानता के खिलाफ काम किया। एक तो तरफ कह रहे हैं अवसर की समानता देंगे, फिर कह दे रहे हैं आरक्षण देंगे, और हकीकत की बात है कि ये तो फिर हमारी आज़ादी के भी खिलाफ हो गया। भाई हमें आज़ादी किसी व्यवसाय का हम चयन करें,
अब लेकिन कोई व्यवसाय अगर किसी विशेष के लिए आरक्षित हो गया फिर तो बाकी लोगों से वंचित हो गया। इसलिए आरक्षण की बात में खास तौर पर ही कहा जाता है कि देखो यार ये कुशलता के खिलाफ है, और अंततः अकुशलता के खिलाफ का मतलब है कि आरक्षण में कंपटीशन के बजाय, कुशलता के बजाय हम सेवा में जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं वो परीक्षा, कुशलता, प्रतिस्पर्धा के बजाय हम कुछ और मानकों पर शामिल करेंगे। इन आधारों पर आरक्षण के विरोध हमेशा किए जाते रहे कि आज़ादी खिलाफ है, ये कुशलता खिलाफ है, अवसर की समानता खिलाफ है। भाई हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप में फ्री कॉम्पीट करे, एक दूसरे से आगे बढ़े, तो फिर वो ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचेगा, समाज का ही भला होगा। कंपटीशन से जब कंपटीशन रहेगा समाज का भला होगा। इसे कई बार आप देखोगे दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, कंपटीशन चलता है। सरकारी सेवाओं में गए लोग एक बार हो गया भाई चलो तो सरकारी सेवा एक बार मिल गई तो मिली गई, लेकिन आरक्षण का फिर समर्थन क्यों किया जाता है ये भी हम देखें। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इतने अतार्किक नहीं थे, यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने हर चीज को बहुत तोल के रखा था। आजकल तो कई बार लोग ऐसे सवाल उठा देते हैं कि संविधान ऐसा है, संविधान विदेशी है। सब दोस्तों अगर संविधान को ध्यान से पढ़ो तो हर चीज की जो आज आलोचना हो रही है वो संविधान सभा में सब उसकी बहस मिलती है। अब भाई आज भारत में आज़ादी है तो कई बार लोग इस सवाल उठा देते हैं, लेकिन संविधान में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है और डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण का बड़ा जोरदार समर्थन किया। मामला दोस्तों आप याद रखो आरक्षण का नहीं है, पहला है मामला, क्योंकि ये बात हमें ध्यान में रखना है कि भारत में लोकतंत्र है, नंबर 1 लोकतंत्र है। भाई हमारे राजा का शासन तो है नहीं, संविधान ही कहता है लोकतंत्र है। अब संविधान कहता है लोकतंत्र में है तो एक बात याद रखो दोस्तों, संसाधनों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अब कई बार हम ही कहते हैं भाई कि आरक्षण का विरोध करेंगे क्योंकि आरक्षण तो विषमता पैदा करता है, तो स्वाभाविक रूप में फिर हमें इस बात का भी विरोध करना चाहिए कि गांव में किसी एक ही व्यक्ति के पास सारी जमीन क्यों है, ये भी तो विषमता है। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी को अब कोई कह रहा है भाई जन्म के आधार पर ही सर्वोच्च है, तो ये भी तो अपने आप में अतार्किक बात है। कोई भाई प्रतिष्ठा जो इसने कोई कर्म किया, कर्मशील बना, उसके आधार पर सर्वोच्चता मान सकते हैं, जन्म के आधार पर किसी को सर्वोच्च मान ले दोस्तों। इसलिए बच्चों ये बात याद रखो, लोकतंत्र का मतलब क्या है, जितना जिसकी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी हमें देना पड़ेगा, यही तो लोकतंत्र है। अब भागीदारी कैसे देना पड़ेगा, समानता स्थापित करके। और समानता का मतलब क्या है, संसाधनों का वितरण। अब संसाधन क्या है, अब संसाधन क्या है, ये जल जंगल जमीन है, और सेवाएं भी तो नए संसाधन के अवसर है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को हमने कह दिया भैया आपको हमने 10 हेक्टेयर जमीन दे दिया और हमने कहा ना भाई 10 हेक्टेयर जमीन लोगे तो IAS अधिकारी बनोगे, तो आप कहोगे अरे सर IAS अधिकारी बनूंगा, क्योंकि अधिकारी बनने के बाद तो 10-20 हेक्टेयर जमीन वैसे खरीद लूंगा। इसलिए मामला आरक्षण का नहीं है, मामला संसाधनों के वितरण का है। दोस्तों आप याद रखो, गांव में 50 लोग हैं, सारे संसाधन 5 लोगों के हाथ में सीमित है, ये तो वैसे ही समानता खिलाफत है जो हमारे संविधान का बिल्कुल फंडामेंटल पॉइंट है। इसलिए अब संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए, तो स्वाभाविक रूप में कैसे किया जाए, तो रोजगार में, सेवाओं में सभी को समान अवसर दिया जाए, भूमि का वितरण सभी के लिए किया जाए, और फिर जितने भी राज्य के द्वारा चाहे वो ठेके हों, लाइसेंस हो, लीज हो, ये भी तो सबके लिए समान अवसर, ये भी संसाधन है। ठेकेदारी से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, लाइसेंस और कोयले खान लीज से भी, तो रोजगार में, भूमि में, और समाज के अन्य संसाधन जैसे लाइसेंस यानी कोटे, इनमें भी सबको समान अवसर दिया जाए, यही तो संसाधनों का वितरण है। इसलिए मामला आरक्षण का नहीं है, मामला न्याय का है। मामला आरक्षण का नहीं है, मामला समानता का है। और इसलिए दोस्तों जब हम बात कहते हैं कि भाई सबको प्रतिस्पर्धा खिलाफ है, समानता खिलाफ है, तो हकीकत की बात है कि दोस्तों जब व्यक्ति पैदा होता है तो प्रतिस्पर्धा के साथ पैदा नहीं होता, तो उसकी आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं।
व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो प्रतिस्पर्धा उसमें नहीं रहती, उसकी आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं। प्यारे बच्चों, हम समाज को जंगल के नियमों के आधार पे नहीं चला सकते। देखो, जंगल का नियम अलग होता है, जो शक्तिशाली होता है वही शासन करेगा। तो शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो मार के बाकी जवान शेर उसे खदेड़ देते हैं। परिवार में ऐसा नहीं होता, परिवार में तो बूढ़ों का बड़ा सम्मान है। इसीलिए आप कहोगे कुशलता प्रतिस्पर्धा, अरे भाई, कुशलता प्रतिस्पर्धा अपने आप में सापेक्षिक है। अब जो व्यक्ति किसी आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुआ, पढ़ने का मौका नहीं मिला, स्कूल गया ही नहीं, विश्वविद्यालय गया नहीं, आप कहोगे कुशल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हमने आरक्षण का प्रावधान किया और ये सारे उसके पीछे तर्क है। लेकिन अब हम संविधान की बात पर आ जाए, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 पर आ जाए, तो यदि कोई आपसे पूछे भाई आरक्षण के तर्क क्या है, विपक्ष में क्या है, तो 3-4 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। अब सवाल ये है कि ठीक है, आरक्षण दिया तो जाए, लेकिन आरक्षण का आधार क्या बने, किसको दिया जाए। और दोस्तों, यही विवाद होता है। हकीकत की बात है कि अगर हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो आप याद रखो अपने संविधान का विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, संविधान ही इस देश का सर्वोच्च दस्तावेज है, उसी का विरोध करेंगे तो फिर नागरिक किस बात के, फिर कैसा राष्ट्रवाद। इसलिए एक बात याद रखें, संविधान का विरोध करना उचित नहीं है। और दूसरी बात, समानता का विरोध करना तो वैसे भी ठीक नहीं है। दोस्तों, परिवार में ही अगर आप कहोगे कि हम समानता स्थापित नहीं करेंगे, परिवार ही टूटेगा, तो समाज भी तो खतरे में आएगा। यानी ऐसा समाज खतरनाक हो जाएगा जहां कुछ लोग खा के मर रहे हैं, कुछ लोग बिना खाए मर रहे हैं। कि नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं दोस्तों कि इसलिए किसी कवि ने कहा कि लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। ये ध्यान रखने की बात है। मानवता में ऐसी विषमता नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी को खरीद ले, कोई दास हो जाए, कोई मालिक हो जाए। इसे समानता होनी चाहिए। तो आरक्षण का विरोध आप नहीं कर सकते, निष्कर्ष हमेशा याद रखिए। लेकिन अब सवाल है कि विवाद किस पे आता है, किनको आरक्षण दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए, किनको बाहर रखा जाए, यहीं से विवाद है। तो बात आती है कि आरक्षण का आखिर में आधार क्या होना चाहिए, किसको दिया जाए। अब यहीं पे सारे विवाद शुरू होते हैं कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा संविधान कहता है पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए, नागरिकों के पिछड़े वर्ग को। तो नागरिकों के, हमारा संविधान क्या कहता है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। तो दोस्तों, इस नागरिकों के पिछड़े वर्ग का तो सीधा सा मतलब होता है कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग है। यानी और सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है, पिछड़ी जाति है। अगर आपको याद होगा तो यही बात तो मंडल आयोग ने कही थी। तो एक बात तय हो गई कि किसको आरक्षण दिया जाए, पिछड़ी जाति को दिया जाए। अब आप कहेंगे, लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ अनुसूचित जाति जनजाति। हाँ, इसलिए दोस्तों, पिछड़ों में भी कुछ पिछड़े हैं। इसलिए पिछड़ों में पिछड़ा कौन है, अनुसूचित जाति जनजाति। ये पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। अनुसूचित जाति जनजाति तो पिछड़ों में पिछड़े हैं। इसका मतलब है पिछड़ों में अगड़ा, पिछड़ों में पिछड़ा। इसलिए कई बार हम पिछड़े वर्ग को ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर देन एससी एंड एसटी, तो अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। और मेरे दोस्तों, आपको याद दिला दें कि ये मामला कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए, सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों को दिया जाए, कल भी आपको बात मैंने याद दिलाई थी। सामाजिक पिछड़ा वर्ग का मतलब है कि जो जातिवादी व्यवस्था में पिछड़ गए, और शैक्षिक पिछड़ापन का मतलब जातिवादी व्यवस्था में पिछड़े गए तो शिक्षा के अवसर कम मिल पाए। अब आर्थिक रूप में पिछड़ा, तो क्या आर्थिक रूप में भी पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाए, ये भी बात का विषय बना। तो दोस्तों, आपको याद दिला दें, ये मामला जब अब न्यायपालिका की राय भी देख लें कि आरक्षण का मामला जब बीपी सिंह ने 1990 में आरक्षण दिया, तब मामला उच्चतम न्यायालय के पास गया। उस समय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 9 न्यायाधीशों की बेंच थी। इंदिरा साहनी, जिसको लोकप्रिय रूप में कहा था मंडलवाद,
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाँ, पिछड़ेपन का मतलब होता है सामाजिक पिछड़ापन। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बात 1992 में कह दी कि भाई देखो, हमारे यहाँ पिछड़ी जाति का मतलब है पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़ी जाति, और सामाजिक रूप में पिछड़ापन है तो आरक्षण दे दिया जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया जाए तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने थोड़ा एक पेंच भी लगा दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई यार ये देखो, आरक्षण पिछड़ी जाति को दिया जाए, लेकिन पिछड़ी जाति में कुछ ऐसे लोग हैं, मान लो जो पिछड़ी जाति के हैं, अब आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण मिले? अब है तो पिछड़ी जाति में, लेकिन कर्नल हो गए, जनरल हो गए, सेना में चले गए। है तो पिछड़ी जाति के, लेकिन उनका जो सालाना टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए है, 20 लाख है। कि ऐसे भी लोगों को ये मान लिया जाए कि वो अभी भी पिछड़े हैं, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई नहीं, देखो ये मामला ठीक नहीं है। इसका मतलब पिछड़ों में कुछ पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति है, पिछड़ों में कुछ अगड़े हैं, वो क्रीमी लेयर है। तो बच्चों, क्रीमी लेयर का विचार संविधान में नहीं लिखा गया है। क्रीमी लेयर का विचार उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनीवाद में दिया। इंदिरा साहनीवाद में क्रीमी लेयर का विचार दिया। और बात ध्यान रखने की है, क्रीमी लेयर का मतलब है पिछड़ों में अगड़े। और ये भी बच्चों याद दिला दें, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई क्रीमी लेयर का विचार लागू नहीं होता। इसका मतलब है अनुसूचित जाति जनजाति में जो है उसको सबको आरक्षण मिलेगा, पिछड़ी जाति में सभी पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं है। इसका मतलब है जो अधिकारी बन गए, जिनके पास पैसा ज्यादा आ गया, उनका आर्थिक उत्थान हो गया, आर्थिक उत्थान हो गया तो वो पिछड़े वर्ग में शामिल है, वो पिछड़ी जाति में शामिल है, कि पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं रहे, इसका मतलब अगड़े वर्ग में हो गए। क्रीमी लेयर का मतलब है जनरल क्लास, आरक्षण नहीं मिलेगा इनको। तो अभी तक तो आधार ये था, और इसी बात को स्वीकार कर लिया गया, और इंदिरा साहनी केस आ गया, मामला सेटल हो गया। लेकिन अभी आपने देखा होगा एक और आधार आ गया, आधार एक और आ गया, और 103वें संविधान संशोधन से बात यहां पर आ गई। 103वें संविधान संशोधन से कहा गया कि ना भाई, अब देखो 103वें संविधान संशोधन से 2019 में आया, इसमें आधार थोड़ा और बढ़ गया। तो ये कह दिया गया अब 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो देखो दोस्तों यहीं पे मामला, और 103वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15, आप कहोगे सर अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 क्या है? तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 पहले से संविधान में है, छठा जोड़ा गया। और अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 बड़ा सिंपल सा है कि यदि किसी धार्मिक समूह के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, उस ट्रस्ट में किसी को नौकरी दी जा रही है, तो उसमें उस समुदाय के लोगों को वरीयता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 15(5) सरकारी सेवाओं से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 15(5) तो सही मामलों में किसी धार्मिक समूह के द्वारा, किसी धार्मिक संगठन में, अब स्वामी नारायण संप्रदाय है, अब वो कह रहा है भाई हम किसी की भर्ती करेंगे अपने सेवा करने के लिए, तो भर्ती में किसको कर सकता है? वो अपने समुदाय के लोगों को। क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 16 है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम रही नहीं, इसलिए क्लॉज 6 जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पहली बार ये कह दिया गया कि भाई अब देखो, अब तो आर्थिक रूप में भी पिछड़ा वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और उच्चतम न्यायालय ने इसे मान भी लिया। यानी जब भारत में आधार कही जाती है कि आरक्षण का आधार क्या होगा, तो हमारे यहाँ अब ये हो गया कि भाई आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग, यानी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ईडब्ल्यूएस का विचार आ गया, और आप जानते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस का विचार आया, तो
अब आरक्षण का आधार आर्थिक रूप में, लेकिन आप कहेंगे सर ये बताओ आर्थिक रूप में कैसे तय किया जाए? अच्छा, कास्ट के रूप में तो कई बार तय किया जा सकता है। तो फिर सरकार ने प्रावधान इसके लिए बनाया कि भाई किसी के पास ऐसा प्लॉट ना हो, वार्षिक आय इतनी ना हो। इसका मतलब है कि संभव है कि आर्थिक रूप में पिछड़ा व्यक्ति 1 साल पहले आर्थिक रूप में पिछड़ा हो, 2-5 साल बाद अमीर हो जाए। अच्छा, जाति में परिवर्तन संभव तो नहीं होता भाई। आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग का मतलब है कि यहाँ पे जो आर्थिक वर्ग को पिछड़ा जो आरक्षण मिला उस पर कुछ लोगों ने विवाद कर दिया। उन्होंने कहा भाई देखो ये भेदभाव ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप अनुच्छेद 14 में आप जानते हो कि राज्य को भेदभाव करने का अधिकार है, और राज्य भेदभाव कैसे करेगा? विधि से, संविधान संशोधन से। लेकिन वो भेदभाव तार्किक है अतार्किक है, इसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय से पूछा गया कि भैया भेदभाव तार्किक है? उच्चतम न्यायालय का बिल्कुल भेदभाव तार्किक है। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, देखिए उदारीकरण के बाद, भूमंडलीकरण के बाद शहरी समाज में लोग बढ़े हैं और हर जाति में विषमता पैदा हुई है। तो भाई जो ऊंची जाति का व्यक्ति है और ऊंची जाति में जो गरीब आदमी है उसको भी आरक्षण का फायदा मिल जाए। जब हम संसाधनों के बंटवारे की बात कर रहे हैं तो कम से कम इसको भी तो बंटवारा मिलना चाहिए, इसको भी फायदा मिलना चाहिए। अब इस बात पे डिस्प्यूट हो सकता है, और मैंने दोस्तों आपको बताया कि देखो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देने में कभी कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, वो तो मामला क्लियर था। लेकिन जहां आरक्षण देने पर मतभेद आया वहां पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने पर मतभेद आता है, और अब इतिहास पीछे हो गया और आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने पर मतभेद आया। तो लोगों का भाई ये कौन सी बात है? जब आर्थिक रूप में ही पिछड़े वर्ग आपने दे दिया तो सामाजिक रूप में तो पिछड़े थे नहीं। इसका मतलब भी दोस्तों हो सकता है कि मान लो कोई व्यक्ति निम्न जाति का हो और आईएएस ऑफिसर हो, अब उसके यहाँ जो व्यक्ति झाड़ू लगाने वाला हो ऊंची जाति का हो। लेकिन आप कहोगे नहीं उसे ऊंची जाति वाले को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो तो सामाजिक रूप में पिछड़ा नहीं है, ऊंची जाति में पैदा हुआ है। अब लेकिन उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि अरे भाई जो झाड़ू लगा रहा है उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो केवल सामाजिक हैसियत के आधार पर आरक्षण आप नहीं दे सकते। और सामाजिक हैसियत ग्रामीण समाज में ज्यादा देखी जाती है, शहरों में सामाजिक हैसियत की आर्थिक हैसियत दिखती है। फिर भी ये विवाद का विषय बना। और याद रखो दोस्तों, ये बात तो कहा भी जाता है, देखो यहीं से आरक्षण की राजनीति शुरू होती है। और संविधान का उद्देश्य क्या था? आरक्षण का मतलब समानता के लिए दिया जाए, सामाजिक न्याय के लिए दिया जाए। राजनीति तो शुरू हो गई 1990 से ही और ये अभी तक चल रही है। और हकीकत की बात यह है, चूंकि लोग 1990 वाली घटना भूल गए, 1990 में बीपी सिंह सरकार ने जब आरक्षण दिया तो उसका कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें। बीपी सिंह सरकार के पास बहुमत नहीं था और बीपी सिंह सरकार के जो उप प्रधानमंत्री थे देवीलाल थे। और संयोग की बात थी, देवीलाल हरियाणा के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे। और जब वो देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए संघ सरकार में, बीपी सिंह के उप प्रधानमंत्री, तो बड़ी उस समय दिलचस्प बात आई। जो लोगों ने लिखा भी, आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे। तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ लोग शपथ जो लेते हैं वो प्रधानमंत्री का शपथ नहीं होता, शपथ तो होता है मंत्री का। वो प्रधानमंत्री नाम है, ठीक है, अपने नेम प्लेट पे लगा लीजिए, लेकिन संसदीय विधि में मंत्री का शपथ प्रावधान है। संविधान में भी मंत्री की बात कही गई है। तो अब आर वेंकटरमन देवीलाल जी को शपथ दिला रहे थे। उन्होंने कहा मैं भारत के मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। देवीलाल ने कहा उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। आर वेंकटरमन दक्षिण भारत से, तो आर वेंकटरमन को लगा यार हमारे सुनने में कहीं गड़बड़ी हो गई। आर वेंकटरमन ने फिर बोला कि मैं भारत के मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। देवीलाल ने कहा उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। तो आर वेंकटरमन ने कहा भाई ये जानबूझ के बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के पद को बोल रहे हैं। तो मामला ये था, प्रधानमंत्री बन गए। वो प्रधानमंत्री के बाद उनके पुत्र देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। और आपको हम याद दिला दें, बीपी सिंह सरकार ने चुनाव जीता था राजीव गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। बीपी सिंह राजीव गांधी सरकार में पहले वित्त मंत्री थे और राजीव गांधी सरकार के ऊपर आरोप लगा भाई बोफोर्स घोटाला आ गया, बोफोर्स घोटाला आ गया। अभी आरोप लगा, मैंने फिर कह रहा हूं, उस भ्रष्टाचार को आज तक प्रमाणित हो नहीं पाया। तो दोस्तों पॉलिटिक्स में तो ऐसा मामला चलता है, हमने कह दिया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अब आम जनता तो आप जानते हैं कि परसेप्शन पे काम करती है।
अरे भ्रष्टाचारी कोई तब होगा जब हमारे यहाँ न्यायपालिका किसी को दंडित करे, वो हुआ नहीं। अब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बीपी सिंह चुनाव जीत गए, तो अब बीपी सिंह सरकार के खिलाफ आरोप लगा कि भैया आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आए थे और आपके ही मंत्री के रिलेटिव के ऊपर ऐसे आरोप है। तो बीपी सिंह बड़े दबाव में आ गए। बीपी सिंह ने कहा, देखिए ताऊ जी, देवीलाल जी, अपने पुत्र ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए। देवीलाल जी गुस्से में आ गए। देवीलाल जी, क्या बात करते हो, अरे हम उनको तुम कौन से साफ दूध के धुले हुए हो। और देवीलाल ने तो ये कह दिया कि मिस्टर बीपी सिंह, आप राजीव गांधी के सरकार में वित्त मंत्री थे और जब ये पूरा बोफोर्स घोटाला हुआ तो आपने उसका आधा पैसा आपने खाया। अब भूचाल मच गया। बीपी सिंह को कहा, चौधरी साहब ये क्या कह रहे हो। देवीलाल ने कहा, देखो मैं कह नहीं रहा हूं, मैं रामलीला मैदान में जाऊंगा, रैली करूंगा, पूरे देश की जनता को बताऊंगा कि ये है बीपी सिंह। अब बड़े भूचाल आ गया। बीपी सिंह को लगा कि भाई चौधरी साहब तो हमारी राजनीतिक विरासत खत्म कर देंगे। उसी का परिणाम ये हुआ, अगले दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, भाई कहाँ मंडल आयोग की रिपोर्ट है, उसको लागू किया जाए। और दोस्तों, हकीकत की बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के नेता के रूप में, और वहां उन्होंने आरक्षण लागू करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब यहाँ राजनीतिक हैसियत बदल गई। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज भी जो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर पूरा विवाद है, वो विवाद की जड़ यहीं शुरू होती है। क्योंकि ये विवाद हमेशा रहा कि भाई अचानक 1990 में, अच्छा मंडल आयोग की जब रिपोर्ट बनाई गई तो 79 की रिपोर्ट थी, और 1990 में जब आप लागू से कर रहे हैं, दोस्तों ये बात आपको याद दिला दें कि भारत में, अब दक्षिण भारत में चले जाओ, कम्मा, रेड्डी, वोक, लिंगा, ये पिछड़ी जातियां हैं, उत्तर भारत से बहुत शक्तिशाली हैं। तो भारत में पिछड़ी जातियों का एक ही सामाजिक स्तर है, ऐसा कहना फिर बेमानी होगी। हकीकत की बात तो यह है कि अब दक्षिण भारत में चले जाओ, कर्नाटका, आंध्रा, वहां पिछड़ी जातियां बड़ी संपन्न है। तो आरक्षण जब मिल गया तो फायदा तो उन जो लोगों को हो गया, नॉर्थ इंडिया के लोग इसका फायदा नहीं ले पाए। लेकिन भाई पॉलिटिक्स में क्या है कि भाई आरक्षण में दे दिया, किसको मिला किसको नहीं मिला उससे हमें क्या मतलब, हमें बदी का सामाजिक न्याय कर दिया, हमारा काम था सामाजिक न्याय, हो गया। इसलिए विवाद होता है। और अब देखो इसी की कड़ी आगे है। और दोस्तों ये बात जानते हो, आरक्षण के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, आरक्षण के खिलाफ कोई जाएगा चुनाव हार जाएगा, भाई बहुमत जनता उसके साथ है। तो अब बीजेपी सरकार ने कहा, रे भाई सबको आरक्षण मिले गया तो आर्थिक रूप में पिछड़े लोग हैं, इनको भी आरक्षण दे दो, ऊंची जाति भी खुश हो जाएगी। पिछड़ी जाति खुशी है, ऊंची जाति को खुश कर दो, आरक्षण मिल गया। इसका मतलब है कि आरक्षण में एक एलिमेंट पॉलिटिक्स का है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते, और यही विवाद का मूल कारण बनता है। इसे दोस्तों, आरक्षण की पॉलिटिक्स क्या है, सत्ता के लिए, चुनाव के लिए आरक्षण देना, जबकि आरक्षण का संविधान क्या है, सामाजिक न्याय, समानता। अब यही दोनों क्लैश कर जाता है, क्लैश करता है, बार बार क्लैश करता है और विवाद उत्पन्न होते हैं। लेकिन विवाद को आगे बढ़ाते समय जरा हम ये देखें कि एक तो तय हो गया कि आरक्षण का आधार क्या होगा, और हर में विवाद है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब सवाल है कि आरक्षण की सीमा कितनी होगी, कितनी अधिकतम सीमा होगी, 10%, 20%, 40%, कितना दिया जाए। दूसरा विवाद जरा देखिए। अब दूसरा विवाद देखें, आरक्षण की सीमा क्या होगी। लिमिटेशन क्या होगा। तो आपको याद दिला दे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति को 1955 से आरक्षण मिल रहा है, उसमें कोई विवाद था भी नहीं। तो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट को अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिला वो है 15%। अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला 7.5%। और कहा जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात में मिला। तो जब हम कहते हैं कि सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या माना जाए कि भाई जो जिसकी समाज में जैसी संख्या उतना आरक्षण दे दिया जाए, ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब है। फिर तो कहा जाता है पिछड़े वर्गों की संख्या लगभग 50% ज्यादा है,
तो पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण दे दीजिए और 22.5 ये हो गया। तो भारत में पहले से ही 22.5% आरक्षण तो पहले से ही था, लेकिन 1990 में ये फिर बढ़ गया। इसमें 22.5% में 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए मिल गया। अब आरक्षण की संख्या हो गई 49%। 1990 में आरक्षण की संख्या बढ़कर हो गई 49% संघ सरकार की सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में, केंद्रीय सेवाओं में। और संयोग की बात है, अब देखो फिर इंदिरा साहनी केस के पास मामला गया और 90 में ये भी हकीकत की बात है, जैसे ही बीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया तब तक उनकी सरकार चली गई। उसके बाद जब नरसिंह राव कांग्रेस के व्यक्ति आए तो संयोग की बात है कि नरसिंह राव ने भी आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दे दिया था, लेकिन संविधान में कोई बदलाव नहीं किया था। अभी सरकार ने क्या किया, संविधान के द्वारा ये 10% आरक्षण दे दिया। नरसिंह राव सरकार ने वैसे घोषणा कर दी भाई चलो आर्थिक रूप में 10% आरक्षण पिछड़े वर्गों को होगा, लेकिन यही मामला फिर इंदिरा साहनी केस में सुना गया। इंदिरा साहनी वही केस जो अभी हमने आपको बता दिया था, क्योंकि जब न्यायालय किसी मामले को सुनता है तो एक ही मामले में तमाम तरीके हल करता है। तो फिर जब ये मामला इंदिरा साहनी केस में गया तो इंदिरा साहनी केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने फिर ये बात कही कि देखो भाई आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% होगी, उससे ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा आरक्षण होगा इसका मतलब अवसर की समानता खत्म होगी। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि देखो हमारी ये भी बात है, उच्चतम न्यायालय ने बोले कि अनुच्छेद 335 का हवाला दिया 335, और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 35 में बात लिखी गई है 335 में कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देते समय ये ध्यान में रखना होगा कि सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित न हो। इसका मतलब है आरक्षण की सीमा मान लो जो कि 80% कर दोगे तो आरक्षण तो मिल गया, तो बाकी लोगों को अवसर की समानता फिर कहाँ रही। बाकी जो जनरल के लोग हैं बेचारे वो तो कहेंगे भाई 100 में 80 रिजर्व है तो 20 में क्या कंपटीशन करे। तो फिर ये सवाल होता है कि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया सब आरक्षण 50%, लेकिन यही बात 2022 में जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, आरक्षण की 10% सीमा भी ठीक है। तो आरक्षण की सीमा बढ़कर हो गई 60% संघ में, और उसके बाद तो राज्यों ने, छत्तीसगढ़, झारखंड ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कह दी 80% कर दी। अब उन्होंने कहा भाई देखो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब है जितनी संख्या उतनी भागीदारी। इसका मतलब है इंदिरा साहनी वाद में जो 50% की सीमा थी उसको स्वयं उच्चतम न्यायालय ने चेंज कर दिया, और उच्चतम न्यायालय ने ये बात 103वें संविधान संशोधन को सुनते हुए कहा, और अब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब आरक्षण की सीमा हो गई 60%। ये तो हाल है संघ और राज्य की सेवाओं में। उसके बाद तो इसी निर्णय के बाद सब राज्यों ने कहा भाई हम और बढ़ाएंगे, तो आरक्षण की सीमा 80% तक चली गई। अब ये विवाद का विषय है कि आरक्षण की सीमा अगर 80% हो जाए तो सवाल यह कि आरक्षण क्यों दिया जाए। संविधान तो कहता है आरक्षण इसलिए दिया जाए कि पिछड़े वर्ग मुख्य धारा में आ जाए, वंचित लोग मुख्य धारा में आ जाए। यह आरक्षण का ये पर्पज है कि बाकी लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाए। दोस्तों आखिर में आरक्षण का पर्पज क्या है भाई? न्याय का पर्पज क्या होता है कि वंचित लोगों को आगे उठा देना या आगे बढ़ने वालों को पीछे खींच लेना। दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप कहोगे ना ना सर ये बताओ पहले हमारा शोषण हुआ था, पहले ऊंची जातियों ने पिछड़ों का शोषण किया, अब पिछड़े अगड़े का शोषण करेंगे, तो दोस्तों आंख के बदले आंख का सिद्धांत लोगे, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए आरक्षण का पर्पज ये नहीं था कि हम बाकी लोगों के साथ भेदभाव करें। आरक्षण का पर्पज ये था जो वंचित स्थिति में है वो अच्छा आ जाए, और यही भी देखिए समान संरक्षण का उद्देश्य है। अब महिलाएं भी कहने लगे भैया पुरुष हमारा बड़ा शोषण किए हैं, अब हमारी बारी है, तो आपको ऐसा लगेगा? आप कहेंगे अरे भाई जो शोषण करने वाला नहीं रहा और नहीं जो शोषित है वो रहा, तो
अरे भाई बात गई यार, अब वो बात कहाँ से तुम फिर दोहरा रहे हो, इसलिए इस पे विवाद होना तय है। और अब सवाल है कि आरक्षण की सीमा कितना हो, इसी बात पे मतभेद है। इसलिए मुद्दा आरक्षण पर मतभेद नहीं है। और तमिलनाडु में तो आप देखेंगे 79% चला गया, उसके बाद कई राज्यों में तो आरक्षण 80% तक जाता है। तो क्या सवाल है, यहाँ से अवसर की समानता बनी रहेगी? क्या ये मुद्दा ऐसे हल हो जाएगा? दोस्तों, इसी बात को हम कल भी बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बाकी अभी विवाद इसमें बाकी है, थोड़े विवाद बाकी हैं, बाकी आप कल बता देंगे। और चिंता मत करिए, जल्दी से आपको नोट्स मिल जाएगा। थोड़ा इसमें अपडेट की होने की बात थी, ये थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन आपको जल्दी से मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।